खुशामदीद। और अब मैं पिछली वीडियो वाला प्रॉब्लम जो मैंने किया था उसे मैं ज़रा मुख्तलिफ तरीके से करूँगा, ज़रा आसान आपको लगेगा। और जो मैंने स्क्रीन क्लियर किया, कलर्स इन्वर्ट किए, तो हमारे जो ओरिजिनल प्रॉब्लम जो पिछली वीडियो में हमने किया था उसमें हमें एक मास m0 दिया गया था जिस पर एक फोर्स f0 एक्ट कर रही थी और उसका एक्सेलरेशन जो था वो a0 था। और हमें ये बताया गया था कि हमने उस मास के साथ एक और मास m0 के साथ ऐड कर दिया है जो कि m1 है, जिसके नतीजे में एक्सेलरेशन जो था वो 1/5 हो गया था a0 के मुकाबले में। तो हमें ये मालूम करना था कि m0 और m1 का रेशियो कितना है। और अगरचे ये कुछ बहुत अच्छा तरीक़ों को नहीं समझता, लेकिन ये एक क्विक चेक आपको फराहम करेगा और इसमें आप ये जो वेरिएबल्स का जो मेस है इससे आप ज़्यादा आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। इसमें क्या करते हैं हम कि हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे कि f0 10 न्यूटन ले लिया मैंने और m0 मैंने 2 किलोग्राम्स ले लिया। और इसी तरह a0 जो है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 10 डिवाइड बाई 2 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास एक्सेलरेशन है, यानी a0 है। और अब हुआ क्या हुआ यह कि फोर्स वही की वही है और एक्सेलरेशन 1/5 का मतलब क्या हो गया, ये 1 मीटर्स पर सेकेंड रह गया, जो कि 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर था, लेकिन अब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गया। और अब m1 ऐड हो गया तो ये 10n, फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, तो m1 प्लस m0 जो कि 2 kg है मेरे पास। और एक्सेलरेशन जो था वो 1 मीटर्स पर सेकेंड था, तो इसको 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। और ये मैं चाहूँ तो 1 को काट भी दूं क्योंकि 1 लिखना ना लिखना बराबर होगा। तो अब ये 10 न्यूटन्स इज इक्वल टू m1 मुझे अभी नहीं मालूम, तो ये m1 प्लस 2, मैं यूनिट्स अभी नहीं लिख रहा जगह की तंगी की वजह से, तो m1 बराबर हो जाएगा 8, 10 में से 2 गया 8। तो मेरे पास m0 ओवर m1 हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, m0 2 था और ये 8 था, तो ये 1/4 हो जाएगा। एग्जैक्टली वही आंसर जो मुझे पिछली वीडियो में मैंने हासिल किया था। अब हम एक और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा मुश्किल है और दिलचस्प भी है। ये मैंने कलर चेंज किया और जनाब अब मैं आता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और मेरा ख्याल है कि आप इसको यकीनन दिलचस्प महसूस करेंगे। अब फर्ज कर लीजिए कि एक स्काई डाइवर है, ये एक स्काई डाइवर है और ये इस पोजीशन में है, यानी कि समझ लीजिए कि फ्लैट पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इसका जो वेट है, मास जो है इसका वो 70 किलोग्राम्स है। और इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो जिससे कि नीचे की तरफ गिर रहा है वो 120 माइल्स पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में। और ये 120 मील नीचे गिरेगा, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट करूंगा मीटर्स पर सेकंड में, क्योंकि यहां मुझे मीटर्स पर सेकंड में बात करनी है और मैं सारे मीट्रिक सिस्टम कन्वर्जन को छोड़ता हुआ सिर्फ ये बता दूं कि ये 53.6 मीटर्स पर सेकंड इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। और ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन की वेबसाइट से ये एग्जांपल ली है और मैं खुद भी क्योंकि स्काई डाइविंग कर चुका हूं, मुझे पता है कि ये जो फिगर है ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप ये गौर कीजिए कि हवा की भी रेजिस्टेंस है जो कि उस पर असरअंदाज हो रही है। और यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब यह है कि फर्ज कर लीजिए कि अगर कोई पैराट्रूपर या स्काई डाइवर जो है वो जब किसी प्लेन से नीचे की तरफ कूदता है तो उसको बहुत सारी एयर रेजिस्टेंस का, शदीद किस्म की एयर रेजिस्टेंस का सामना होता है। और ये वो वेलोसिटी है जो पैराशूट खुलने से पहले वो अचीव कर लेता है, यानी इससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है उसके एक्सेलरेशन को मजीद बढ़ने नहीं देगी, यानी कि उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा होगा। यानी कि उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड जो कि फोर्स उस पर एक्ट कर रही है वो विंड रेजिस्टेंस उसके मुकाबले में उतनी ही फोर्स उस पर लगा रही होगी, उसको थाम लेगी। लिहाजा एक्सेलरेशन जो है उस टर्मिनल वेलोसिटी के केस में 0 हो जाएगा। इससे ज्यादा वेलोसिटी पर वो बॉडी नीचे नहीं गिर सकेगी, एयर रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ धकेल रहेगी। मैं इसको फोर्स ऑफ एयर कह सकता हूं, FA मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और इसका जो वेट है जो कि असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, FG इसको मैं कहूंगा, तो ये बराबर हो जाएंगे आपस में। इसीलिए ये जो साहब हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरते रहेंगे
एक्सेलरेशन इनका नहीं बढ़ेगा, यानी कि एक्सेलरेशन इनमें नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट हो जाएगी। और क्यों? इसलिए कि हवा की जो रेजिस्टेंस है, हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी ज्यादा रेजिस्ट कर रही है इसको गिरने में, कि ये इसका वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो जाएगी। इस सूरत में FA = FG, यानी कि फोर्स ऑफ एयर और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर हो जाएंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या है? वो उस आदमी का वेट है। तो 70 kg टाइम्स 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए मालूम करता हूं। तो 70 × 9.8 इज इक्वल टू 686 न्यूटन्स। ये न्यूटन में इसको डायरेक्टली लिख लूंगा। तो अब इस सवाल के दूसरे पार्ट में जो ज्यादा दिलचस्प है, ये कहा जाता है कि अब ये पैराट्रूपर जो है ये अपने आप अपनी बॉडी को एकदम से स्ट्रेट कर लेता है, क्योंकि गोता मारने की या डाइविंग पोजीशन में आ जाता है, इस तरह से अपना रुख तब्दील कर लेता है और एक नई टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाता है, जो कि 180 माइल्स पर आवर है, या अगर उसे हम मीटर्स पर सेकंड में लिखें तो वो 80.5 मीटर्स पर सेकंड है। तो अब ये बहुत तेज जा रहा है, तकरीबन 30% इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। तो अब सवाल ये है, हमसे जो सवाल किया जा रहा है वो ये है कि ये इस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी। याद रखिए कि ये जो है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो है ये उसके ऊपर हवा की जो रेजिस्टेंस है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो है इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस, अगरचे के इसका एरिया एक्सपोज टू द एयर वो कम हो गया है, लेकिन अब स्पीड बढ़ने की या वेलोसिटी बढ़ने की वजह से वो फोर्स भी उसको ज्यादा तेजी के साथ वापस ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो अब ये नई टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, जो कि 80.5 मीटर्स पर सेकेंड है, जहां पर एक बार फिर इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो उस केस में इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है, वो फोर्स ऑफ एयर है, वो कितनी होगी। और जाहिर बात है कि ये बहुत तेज जा रहा है और हवा की जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा एक बार फिर इस पर बढ़ गई है, ताकि उसको मैच कर सके उसके डाउनवर्ड फॉल को या फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। तो अब आप थोड़ा सा, ये ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार फिर ये डाइवर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो गई है, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी इसकी एक बार फिर अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गया है, लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है और जा तेज रहा है, तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गई है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कितनी है? वो तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी इसका वेट जो है वो तब्दील नहीं हुआ है, लिहाजा एक बार फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है फोर्स ऑफ एयर के बराबर हो जाएगी, यानी कि 686 न्यूटन ही रहेगी। यानी ये एक ट्रिक क्वेश्चन है आपको परेशान करने के लिए। अगर चाहिए कि वो स्काई डाइवर जो है वो तेजी से जा रहा होगा और फोर्स जो है एयर की वो जो है वो नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, वो फोर्स ऑफ द एयर जो है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसकी जो डाउनवर्ड फोर्स है, जो उसका अपना जो वेट है वो नहीं तब्दील हुआ है, चाहे वो इस कंडीशन में रहता। सॉरी, मैं इसको ये नई टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंचने के बाद जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेज एक बार फिर बराबर हो जाएंगे। अब चाहे इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, लेकिन जाहिर बात है कि इसका जो वेट है वो तो नहीं तब्दील हो रहा। तो ये जो इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, और मैं इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। तो यह है कि हवा बहुत तेज चल रही है, सरफेस एरिया पर बहुत ज्यादा कम सरफेस एरिया होने के बावजूद एयर का जो प्रेशर या एयर रेजिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से भी बढ़ जाएगी, और क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी एक बार फिर कांस्टेंट हो गई, यानी कि वो एक और टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस, आपस में बराबर हैं। उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मजा आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।